Nilesh Bhai is already there with us, and he's a very strong industry veteran, and he's the managing director of Kotak AMC. And आई थिंक दी बजट के बारे में उनसे अच्छा कोई नाम हो नहीं सकता है. आई थिंक पीपल वुड ऑलवेज लव टू हियर हिम बिकॉज ही टॉक वेरी ल्यूसिड लैंग्वेज में समझाते हैं, पैशनेटली समझाते हैं. तो आई थिंक वी वुड डेफिनेटली लव टू get his views on the what you call the budget. But before that, I'll just give you a background. He's a person comes with a huge 30 years plus experience in the asset management industry. Apart from being the managing director of Kotak, he's also a part of the member of Economic Advisory Council of Prime Minister. He's also a member of UADI, which is the Aadhaar authority, and he has been contributing significantly to MFI and SEBI as far as entire wealth management industry is concerned. सो वी वांट दैट नीलेश भाई है तो डेफिनेटली कुछ न कुछ बजट के ऊपर भी ये जो आई थिंक द इंडो यूएस डील हुआ है. आई थिंक इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ईयू. सो आई थिंक दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंट व्हिच हैज बीन बिल्ट अप ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. तो मार्केट के बारे में आपका क्या मानना है डेफिनेटली बजट के बाद? एंड कल से उनका बहुत ही अच्छा एक फंड ओपन हो रहा है, कोटक सर्विसेज फंड. सो वी लव टू हियर अ स्मॉल थॉट ऑफ Kotak on that particular ground also. So, Neeraj bhai, over to you, sir. थैंक यू संजय भाई. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. इस बजट को अगर एक शब्द में पहचाना है तो ये टेस्ट मैच वाला बजट है. T20 की चमक दमक इसमें नहीं है. इसको आप ये भी कह सकते हैं इन्वेस्टर्स प्राइड एंड स्पेक्यूलेटर्स एनवी. फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा कि ये बजट रिफॉर्म ओवर रिटोरिक है, एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस है और पीपल ओवर पॉपुलिज्म है. दिस बजट इज इन कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट गवर्नमेंट हैज डन फॉर लास्ट 11 years. पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ध्यान रखा. इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 11 सालों में डबल कर दिया. फिर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया. उन्होंने मेक इन इंडिया के जरिए, PLI के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया. कुछ मैन्युफैक्चरिंग जैसे एप्पल आईफोन सक्सेसफुल हुआ, कुछ नहीं हुआ. इस बजट में फोकस सर्विसेज के ऊपर है. 10% ग्लोबल मार्केट शेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में मिले उसकी ख्वाहिश है. इस बजट को आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं. द गुड, बैड एंड द अगली पार्ट ऑफ द बजट. व्हाट इज द गुड इन द बजट? ये पहला बजट है जहां पे सरकार का निवेश उनके नेट मार्केट बोरोइंग से ज्यादा होगा. 12,10,000 करोड़ का निवेश होगा, 11,70,000 करोड़ का बोरोइंग होगा. हम अपने बच्चों की आंख में आंख डाल के कह पाएंगे कि बेटा बेटी, हम तुम्हारे लिए 11,70,000 करोड़ का डेट तो छोड़ के जा रहे हैं, बट उसके सामने 12,10,000 करोड़ की असेट्स भी छोड़ के जा रहे हैं. सिर्फ कर्जा ही नहीं रखा है. हमने हमारा वर्तमान बनाने के लिए आपका भविष्य दांव पे नहीं लगाया है. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द बजट. ये इसलिए हो पाया है बिकॉज हमने अपना डेट टू GDP रेशियो कम किया. हमने अपना फिस्कल प्रूडेंस का पाथ बनाए रखा. इस बजट में एक और काबिले तारीफ चीज है. 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट आने वाला था. अभी वो एक्ट प्रपोज होते होते लोगों ने फीडबैक दिया कि इसमें इतनी गलतियां हैं, इसे सुधार लीजिए. इस बजट में 84 अमेंडमेंट्स हैं उस एक्ट में जो अभी तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है. तो हमारी सुनवाई गवर्नमेंट में होती है, इसका ये जीवंत उदाहरण है. सेफ हार्बर, भारत में GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बड़ी तेज गति से डेवलप हो रहे हैं. लाखों लोग इसमें हाई पेइंग जॉब्स में हैं. 1600 दुनिया की बड़ी कंपनी अपना सेंटर भारत में बना के रखे हैं. इनको हमने एक सेफ हार्बर दे दिया है ताकि हमारे कानून की वजह से, टैक्स कानून की वजह से उन्हें कोई तकलीफ न पड़े.
एक गलती बजट ने कुछ साल पहले की थी, बाईबैक को उन्होंने डिविडेंड के रूप में टैक्स करना चालू कर दिया। प्रोसेस भी इतनी कंफ्यूज कर दी थी कि सीए के बगैर आप रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते। अब उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द बजट, इट इज बजट फॉर फ्यूचर। कार्बन कैप्चरिंग हो, बायोसिमिलर हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर हो, एसएमई फंड हो, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज जो फ्यूचरिस्टिक हैं, उसमें निवेश करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ये बजट का अच्छा पार्ट है। अब बजट का बुरा पार्ट क्या है? आपने बजट के पहले हलवा बनाते हुए देखा होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक प्रथा है, जब बजट की कॉपी प्रिंट हो जाती है तो जिन्होंने दिन दिन रात रात भर काम किया है उनको हलवा खिलाते हैं। अब बजट एक ऐसा हलवा है जिसमें कुछ लोग नींबू भी निचोड़ के जाते हैं। अगर आपके हिस्से में नींबू वाला हलवा आ गया तो ऑब्वियसली दांत खट्टे हो जाएंगे। इस बजट में नींबू का काम था एसटीटी इंक्रीज। पहले एसटीटी लगाया कि कैपिटल गेन की जगह पे है, फिर कैपिटल गेन वापस लेके आए, फिर कैपिटल गेन का रेट बढ़ाया, अब एसटीटी का रेट बढ़ा रहे हैं। आप ऊंट की पीठ पे कितना लादेंगे? फाइनली एक तिनका डालेंगे, ऊंट बैठ जाएगा। एसजीबी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 31 जनवरी को खरीदा तो टैक्स फ्री था, 1 फरवरी से वो टैक्सेबल हो गया। कहीं कोई कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए टैक्सेशन पॉलिसी में। स्मॉल सेविंग्स एंड स्विच, ये डेट मार्केट रिलेटेड है, बट एसेंशियली इतने अच्छे हलवे में कुछ नींबू निचोड़ दिए गए हैं और इसीलिए पहला स्वाद खट्टा आया, वो हजम कर लिया तो अब अच्छी चीजें हलवे की देखने लगी। बट ये बजट अच्छा होगा या बुरा, वह ये बजट नहीं, उसका एग्जीक्यूशन तय करेगा। एसएमई फंड हमने लॉन्च किया 10,000 करोड़ का, बड़ी अच्छी बात है, बट ये बजट में नहीं, रियल लाइफ में भी दिखनी चाहिए। आरडीआई फंड हमने लॉन्च किया पिछले 2 सालों से, अभी तक 1 रुपया डिस्पर्स नहीं हुआ है। हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, मुंबई दिल्ली, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। हम एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाना चाहते हैं दानकुनी वेस्ट बंगाल से सूरत तक, और भी अच्छी बात है, बट इसका एग्जीक्यूशन दिल्ली मेट्रो रेल की तरह करना पड़ेगा, फटाफट हो जाए। अगर बुलेट ट्रेन या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरह करेंगे तो कॉस्ट ओवररन होता रहेगा। इस बजट में हमने कहा है कि एक रीट लॉन्च करेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की रियल एस्टेट के लिए। यह तो बहुत ही जरूरी है। आप मुंबई में या दिल्ली में देखेंगे एमटीएनएल की प्रॉपर्टीज है, थोड़ा एग्जाजरेशन होगा बट आपसे इतनी गुस्ताखी चाहूंगा कि एमटीएनएल के जितने टेलीफोन कनेक्शन नहीं है उससे ज्यादा उनकी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज है, तो उनका रीट बनाना तो बहुत अच्छा होगा। बट हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन में बहुत खराब है। 1965 में जब पाकिस्तान से जंग लड़ी गई तो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट खड़ा किया गया। जो लोग यहां से पाकिस्तान चले गए थे उनकी प्रॉपर्टी हमने जब्त कर दी। बहुत लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान ने जब्त कर दी। 1970 में पाकिस्तान ने वो सारी जब्त की हुई प्रॉपर्टी लिक्विडेट कर दी। भारत आज भी उस प्रॉपर्टी को लेके बैठा है। तो अगर उस हिसाब से हम रीट चलाएंगे तो कैसे बजट अच्छा बनेगा? इस बजट में डेट मार्केट को डेवलप करने के लिए टोटल रिटर्न स्वैप मार्केट मेकिंग की बातें करी हैं, बट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो बहुत जरूरी है डेट मार्केट के लिए, वो पिछले 15 सालों से वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी तक फाइनल हुआ नहीं है।
तो ये इंस्ट्रूमेंट उसकी तरह ट्रीट नहीं होने चाहिए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी फंड है, जो लेंडर इंफ्रास्ट्रक्चर में लेंड करेंगे उन्हें पार्शियल गारंटी मिलेगी, बड़ी अच्छी बात है। बट ऐसा ही एक स्ट्रक्चर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का था, जो आज तक चालू नहीं हुआ। नॉन रेसिडेंट इंडियन भारत में निवेश कर सके, उसके लिए हमने लिमिट बढ़ा दी, 5% की 10%, 10% की 24%। बट जो हमारे कानून हैं वो नॉन रेसिडेंट इंडियंस को चक्रव्यूह में डाल देते हैं, बेचारे भेद के बाहर आए तभी निवेश कर सकते हैं। तो इस बजट में हमें अपने अनुभव से ये सीखना होगा कि एग्जीक्यूशन पे फोकस करें। इस सरकार ने बहुत सारे अच्छे एग्जीक्यूशन किए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है, हाई हाईवेज बड़ी तेजी से बन गए। बहुत सारी चीजों में हमने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन करके दिखाया है। अगर उसी तरह एग्जीक्यूशन होता रहा तो ये बजट बहुत अच्छा बजट बनेगा। और अगर एग्जीक्यूशन खराब रहा तो ये बजट अच्छा बजट नहीं कहला पाएंगे। अब इसी बजट को अपने इकोनॉमी के रूप में देखें तो एक बात तय है कि भारत में आप जो भी बोलो, ऑपोजिट भी उतना ही सत्य है। हमारी ऑफिस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। एक साइड पे जियो सेंटर है, जहां पे दुनिया की सबसे महंगी शादी हुई थी। दूसरी साइड पे धारावी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्लम है। दोनों के बीच में अंतर 1-1.5 किलोमीटर का होगा, और दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया के बारे में आप हमेशा याद रखना, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज छिपा के रखते हैं और रिस्क लोगों की आंखों को आगे दिखता है। दूसरी कंट्रीज में रिस्क को कारपेट के नीचे दबा देते हैं और अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं। ओवरऑल भारत की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। यूएस टैरिफ की वजह से हमें झटका जरूर पहुंचा, बट सरकार ने कई कदम उठा के अपनी इकोनॉमी को ताकतवर बनाया है। पिछले क्वार्टर का ग्रोथ 8% था। इस साल का ग्रोथ 7% के ऊपर रहेगा, 7.5% के आसपास। अगले साल का ग्रोथ भी 7% के आसपास रहे, वैसा लगता है। ये टैरिफ डील बड़ी अचानक हो गई, तो उसके लिए ये शेयर योग्य है। देर से मिला हमको जो चाहा था हमने, शायद किस्मत का लिखा पाया था हमने। ये टैरिफ डील का सबसे पहला लर्निंग ये है कि टाइम इन द मार्केट मेक्स मनी, नॉट टाइमिंग द मार्केट। आपने कल और आज के 2 दिन मिस कर लिए, प्रोबेबली इस साल का 6 महीने का रिटर्न आपने मिस कर दिया। सो ये ट्रेड डील कब होगी किसी को नहीं पता थी, एंड इसीलिए टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। आज जो बाउंस बैक आया है मार्केट में, वो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी है, और थोड़ा जो साइड लाइन पे खड़े थे उन लोगों का निवेश भी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी कई लोग 15-15, 20-20% कैश लेके बैठे थे, शायद आज उन्होंने कुछ खरीदा होगा। एक तलवार लटक रही थी डेट मार्केट पे, इक्विटी मार्केट पे, क्रेडिट मार्केट पे, रुपी मार्केट पे, वह ये डील होने की वजह से हट गई है। सेंटिमेंट पॉजिटिव हुए हैं। सेंटिमेंट एक दिन में चेंज हो जाते हैं, फंडामेंटल चेंज होने में समय लगेगा। डेविल इज इन द डिटेल्स। ट्रंप साहब इतने मेहरबान तो नहीं है कि उन्होंने सिर्फ गिव 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 किया होगा, उन्होंने कुछ टेक 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 भी तो किया होगा। ये तो लेन देन वाला डील है, जहां पे दिया है वहां पे कुछ नुकसान भी होगा मार्केट में, और जहां पे लिया है वहां पे मार्केट में कुछ फायदा भी होगा। तो डिटेल्स को पढ़ना पड़ेगा। जो सेक्टर्स
यूएस टैरिफ की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए थे। टेक्सटाइल्स, एक्वाकल्चर, जेमिन ज्वेलरी, केमिकल्स, उनको फायदा पहुंचे, वो नॉर्मल अनुमान है। बाकी डेविल इज इन द डिटेल्स। हमारी इकोनॉमी वैसे तो अच्छा कर रही है, बट कुछ डार्क क्लाउड्स होराइजन पे है। पहला है ऑयल प्राइसेस। यूएस ईरान के टेंशन की वजह से ऑयल प्राइसेस थोड़े ऊपर गए, बट अब वापस नीचे आ गए हैं। ऑयल नीचे हमारी मार्केट के लिए अच्छा। दूसरा, चाइना के साथ हमारी ट्रेड डेफिसिट आज भी $100 बिलियन है। हम लोग भी इंडियन बाई चाइनीज में बिलीव करते हैं। तो जब तक ये ट्रेड डेफिसिट कम नहीं होगी, तब तक हमारे एक्सटर्नल अकाउंट रूपी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट बना रहेगा। पिछले कुछ सालों से मॉनसून अच्छा आ रहा था। एल नीनो रुक जाता था, ला नीना बन जाता था। इस बार शायद लगता है लॉ ऑफ एवरेज विल कैच अप विथ मॉनसून। एल नीनो की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। मई में यह कंफर्म होगा, बट आगाह अच्छे नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बैकफुट पे खेल रहा है, धीरे धीरे खेल रहा है। एंड अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट देने की, लोन देने की क्षमता भी थोड़ी कम है। बजट में सरकार तो खर्चा कर ही रही है, बट एक समय ऐसा आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे और खर्चा करने की ज्यादा जगह नहीं होगी, एवेन्यूज नहीं होंगे। स्टेट गवर्नमेंट के पास एवेन्यूज होंगे खर्चा करने के, बट जेब में पैसा नहीं रहेगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके कैसे एक दूसरे के साथ समन्वय करे, वह कैपेक्स की दिशा तय करेंगे। एआई का डर तो बना रहेगा। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग कर रही है, प्रोग्रामिंग कर रही है, चैट बॉक्स कर रही है, वॉइस एआई कर रही है, हमारी पूरी आईटी इंडस्ट्री एक रिस्क के ऊपर आ सकती है। आजकल इलेक्शन जितना हो, तो लाडली बहना, लाडला भाई, लाडली बेटी, लाडला बेटा स्कीम लॉन्च करनी पड़ती है। उन स्कीम से वोट मिलते हैं, बट इकोनॉमी को कोई बढ़ावा नहीं मिलता। 5 स्टेट है जो इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। क्या ये हमारी ग्रोथ को डिरेल कर सकता है? हमें देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली कुछ चीजें नहीं करेंगे तो ग्रोथ पे इंपैक्ट नहीं आएगा। कुछ चीजें हम अच्छी तरह करते रहेंगे, इसलिए 5, 6, 7% ग्रोथ तो आता रहेगा। कुछ चीजें तब करेंगे जब बैक टू द वॉल होंगे, प्रेशर होगा, इसलिए उसका फायदा उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। और कुछ चीजें हम नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक प्रेशर्स, बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, इसलिए डबल डिजिट ग्रोथ में नहीं पहुंचेंगे। हम कक्षा के उस बच्चे की तरह हैं जो एग्जाम में आता है, पेपर देखता है, 60 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करता है, उसे यकीन है कि अब वो कक्षा में अव्वल दर्जे से पास होगा। 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करता। उसे पूछे कि भाई 100 मार्क का पेपर क्यों अटेम्प्ट नहीं करता, समय तो इतना है। इसे क्या फर्क पड़ता है, तब भी अव्वल दर्जे पे ही पास होऊंगा। सो वी आर अ स्टूडेंट हु इज फीलिंग हैप्पी कि हम क्लास में टॉप कर रहे हैं, 5, 6, 7% ग्रोथ आ रही है। बट हमारी जो पोटेंशियल है 10% ग्रोथ की, वो लाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, भारत के बारे में आप जो भी कहें, ऑपोजिट भी उतना ही सत्य है। हमने कुंभ मेले का आयोजन किया। दुनिया का कोई देश इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, बिकॉज चाइना को छोड़ के किसी के पास 65 करोड़ लोग हैं नहीं, और चाइना कभी 65 करोड़ लोग को एक साथ जमा नहीं करेगा। जो आयोजन हमने कुंभ मेले के पीछे किया, वैसा आयोजन अगर हम इकोनॉमी के पीछे करें, तो हम कक्षा में अव्वल नंबर पे तो आएंगे ही, लेकिन अपनी पोटेंशियल के अनुसार परफॉर्म करेंगे और विकसित भारत को 2047 के पहले भी ला सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारी पोटेंशियल होगी, ये हमारी डिलीवरी रहेगी।
और कोई डिवाइन इंटरवेंशन चाहिए जो हमें अपनी पोटेंशियल तक परफॉर्म करने का मौका दे। अब इसी चीज को इक्विटी मार्केट में कन्वर्ट करते हैं। निफ्टी अब ऑल टाइम हाई से 2 या 4% नीचे है, बट लोगों में मायूसी छाई हुई है बिकॉज उनका पोर्टफोलियो तो स्मॉल मिड कैप और माइक्रो कैप में था। वहां पे 20-20, 30-30% गिरावट आज भी है। मार्केट में प्रमोटर्स लोग माल बेच रहे थे, तकरीबन 1 आध लाख करोड़ प्रति साल पिछले 3 सालों से बेच रहे हैं। एफपीआई की भी सेलिंग जम के है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने $21 बिलियन का माल बेचा है। वह माल इसलिए बेच रहे हैं बिकॉज दूसरे देशों का मार्केट परफॉर्मेंस हमसे अच्छा है। अगर आपको कोरिया, ताइवान, चाइना में अच्छा रिटर्न मिलेगा तो आप क्यों भारत में आएंगे। पिछले 6 क्वार्टर से हमारी अर्निंग्स ग्रोथ भी कम रही है। ऊपर से लेबर कोड और रुपी डिप्रिशिएशन की वजह से दिसंबर क्वार्टर और मार्च 26 क्वार्टर की अर्निंग्स के ऊपर भी एडवर्स इम्पैक्ट आएगा। बिकवाली करके 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 एफपीआई की होल्डिंग पिछले 10 सालों में सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच गई है। अब वो भारत पे अंडरवेट है। हमें लगता है अगर कुछ साथ रहा तकदीर का तो एफपीआई इस साल FY 27 में बायर भी बन सकते हैं। एफपीआई अलग अलग प्रकार के लोग हैं। एक एलजी, ह्युंडई, सैमसंग, एलजी, ह्युंडई, वर्लपूल, प्रुडेंशियल जैसे एफपीआईज है जो यहां से माल बेच के आईपीओ करके पैसा अपने घर लेके जाएंगे। ये चलता रहेगा। दूसरा है एचएफटी। एसटीटी पे रेट बढ़ी तो ये जो एचएफटी हजारों करोड़ रुपया लेके जाते थे हमसे, वो अब कम मात्रा में लेके जाएंगे। एक है एक्टिव एफपीआई जो सेकेंडरी मार्केट में रोज सुबह आके बेचते थे। उनकी सेलिंग अब धीरे धीरे कम होगी बिकॉज वैल्यूएशन सस्ते हुए हैं और उनका पोर्टफोलियो अब भारत पे अंडरवेट हो गया है। फाइनली देर आर अदर एफपीआईज जो प्राइमरी मार्केट में खरीदारी करते हैं, जो इंडेक्स को कॉपी करते हैं। वह लोग इस साल बायर बनेंगे ऐसा हमें लगता है। ओवरऑल पिछले साल $20 बिलियन का माल बिका था। इस साल उनमें कटौती होने की बहुत अच्छी उम्मीद है। एफपीआई के सामने डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड खड़े हैं, खरीद रहे हैं। आप लोगों की एसआईपी का फ्लो आता है, उस वजह से हम इस मार्केट में निवेश कर पा रहे हैं। पिछले 3 सालों में अर्निंग्स ग्रोथ कम हुआ, उसमें कोई दो राह नहीं। बट आने वाले समय में लेबर कोड, रुपी डिप्रिशिएशन के एडवर्स इम्पैक्ट के बावजूद नेक्स्ट ईयर और उसके बाद वाले साल में अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट होगा ऐसा लगता है। दूसरे देशों के सामने भारत का पीईजी रेशो या अर्निंग्स ग्रोथ अब फेवरेबल दिखने लगा है। वैल्यूएशन स्मॉल कैप को छोड़ के लार्ज और मिड कैप में हिस्टोरिकल लेवल के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ओवरऑल हमें लगता है कि इस मार्केट में निवेश करना चाहिए। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। आज जो बाउंस हमने देखा है वो सस्टेन शायद नहीं भी करे, बट अगर आप 3-5 साल का व्यू लेते हैं तो यूरोपियन यूनियन और यूएस एफटीए डील का बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन कंपनीज को मिलेगा और निवेशकों को फायदा होगा। सोने और चांदी की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल में दोनों ने ड्रीम रन देखा है। एसेंशियली दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इंडियन हाउसवाइफ की तरह सोना खरीद रहे थे।
आने वाले समय में भी हमारा आउटलुक सोने चांदी के ऊपर पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि आप सारा पोर्टफोलियो सोने चांदी में लगा दे। बोथ gold and silver has no intrinsic value, and hence one must cap it as a percentage of portfolio. एक कॉफी पे। So one should cap it as a percentage of portfolio. If you are investor, be long term, but be ready for downside. If you are trader, please go with stop loss. Gold is still fundamental trade. Silver is a momentum trade. As long as central bank continues to add gold, silver, prices will be supported. अगर उन्होंने बेचना चालू कर दिया तो भाव यहां से जोर से गिरेंगे। You have to sell before they start selling. Technologically artificial gold, just like लैब ग्रोन डायमंड ने आके नेचुरल डायमंड के दाम गिराए, वैसा कर सकता है। सो उन चीजों पे, उन रिसर्च के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से लैब ग्रोन डायमंड की तरह लैब ग्रोन गोल्ड या सिल्वर ना निकल के आए। ओवरऑल आउटलुक गोल्ड और सिल्वर पे पॉजिटिव है एज एन इन्वेस्टर, बट वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, एंड इसीलिए यू मस्ट कैप इट एज अ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो। ओवरऑल CY 26 FY 27 की बात करें तो ट्रम्प साहब दुनिया को हिलाते रहेंगे। डेट में ब्याज की दरें रेंज बाउंड रहेगी। गोल्ड सिल्वर मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद सकते हैं, बट सेंट्रल बैंक एक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा। वो खरीदे तो खरीदे, वो बेचे तो बेच दीजिए। कोई लैब ग्रोन गोल्ड सिल्वर नहीं आना चाहिए, एंड एक कैप रखनी रखनी चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो। इक्विटी में रिटर्न की उम्मीद कम करनी पड़ेगी, बिकॉज 4-5 महीने का रिटर्न तो पिछले 2 दिनों में ही आ गया, और वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर एफपीआई बाइंग में जुड़ जाते हैं तो रिटर्न थोड़ा ज्यादा बनेगा, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी। लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ अच्छा लगता है, स्मॉल कैप महंगा लगता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, सीमेंट, प्राइवेट बैंक्स, इस प्रकार के सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आए वैसा लगता है। केमिकल 1 साल में ऊपर नीचे होता रहेगा, बट 3 साल का व्यू पॉजिटिव है, तो इसमें आने वाले 3-6-9 महीनों में धीरे धीरे निवेश आप कर सकते हैं। दिस इज ब्रॉडली हाउ वी सी द मार्केट, बट अगर आपके कोई सवाल होंगे तो हैप्पी टू आंसर दैट। आई थिंक सारी इन्वेस्टर को टीम के लिए आई थिंक Q&A के लिए ओपन करते हैं। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन दी चैट बॉक्स एंड विल आस्क दी सर। मेरे बार मैं भी सर सबकी तरफ से क्वेश्चन पूछना चाहता था कि ये जो सेंट्रल बैंक का जो एक तरीका है, बिकॉज दे हैव बीन ट्राइंग अबाउट सेलिंग द डॉलर एंड बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर, बट एक जो सेंट्रल बैंक का रिजर्व, उसका लिक्विडिटी का भी एक रिक्वायरमेंट होता है, राइट? तो कल उठ के उनको लिक्विडिटी की जरूरत पड़े, अगर वो ये बेचने के लिए जाएंगे तो मार्केट कहाँ से मिलेगा? तो कैन देयर बी अ लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन? क्योंकि ये करने का रीजन यही है, राइट, कि ये इन लोगों को डॉलर से निकल के कहीं जाना है, कि और कोई रीजन है इसके पीछे? नहीं संजय भाई, डॉलर का ही रीजन है, बट एक चीज है कि आप टेक्निकली डॉलर में पैसा रख सकते हैं, जेजीबीज में, येन सिक्योरिटीज में, अमेरिकन ट्रेजरी बिल में, बट जब आपको जरूर पड़े और वो फ्रीज हो जाए तो क्या फायदा? सोना आपके पास है, 10% नीचे तो दुनिया में कहीं पे भी बिक जाएगा। सालाना 5-6 हजार टन सोने की ट्रेडिंग होती है। आप कुछ सालों में अपने सोने को लिक्विडेट कर पाएंगे। हो सकता है प्राइस इंपैक्ट पड़े, बट दारोमदार कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। इसीलिए सेंट्रल बैंकर्स थोड़ा थोड़ा डिवर्सिफाई कर रहे हैं। आज सोने चांदी में कर रहे हैं, कल क्रूड में करेंगे,
परसों गेहूं चावल में भी करेंगे। आप डॉलर इसलिए रखें अपने रिजर्व्स में कि जरूरत के वक्त पे हम किसी चीज को खरीद पाए। अब अगर आप जरूरत के समय वो डॉलर नहीं देंगे तो फिर वो पैसों का मतलब क्या। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व कमोडिटीज में ट्रांसफर होते रहेंगे। और सर आज की तारीख में आपकी फंड बास्केट में विच 2 or 3 फंड विच विल गिव एज ए मोस्ट प्रेफर्ड इन द इन्वेस्टमेंट, मैंने आज की तारीख में अगर किसी को एलोकेशन करना है तो कौन से 2 या 3 फंड आप सजेस्ट करेंगे? एक हरफंग मौला फंड है, कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें आप दायित्व देते हैं फंड मैनेजर को डेट, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर में निवेश करने का। पिछले 3 सालों में ये फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और उसका एक जो प्रिडिसेसर फंड है वो कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड है। वह तकरीबन 19 सालों से हम चला रहे हैं। तो जो प्राइवेट बैंकर आपको असेट एलोकेशन सर्विस देता है, अगर आप रईस हो, वही चीज हम 500 रुपए के निवेशकों को भी देते हैं। और उन प्राइवेट बैंकर से संजय भाई अच्छा काम करते हैं। दूसरा एक हमारा एनएफओ आ रहा है, कोटक सर्विसेज फंड करके। इस बजट का फोकस सर्विसेज क्षेत्र पे है, बिकॉज वहां पे उन्हें लगता है कि 1 रुपया डालेंगे 2 रुपये का वर्तर निकलेगा। हमारा व्यू भी सर्विसेज पे ऐसा ही है। जब तक आपकी इनकम $2000 के नीचे है, आप रोटी कपड़ा मकान पे खर्चा करेंगे। जिस दिन इनकम $2000 के ऊपर जाने लगी, आप सर्विसेज डिस्क्रिशनरी स्पेस पे खर्चा करेंगे। हवाई जहाज में घूमेंगे रादर देन ट्रेन, होटल्स में जाके खाएंगे रादर देन घर पे, छुट्टी मनाने हॉलिडे पे हिल स्टेशन पे जाएंगे रादर देन रिलेटिव्स के घर पे, घर में इम्प्रूव करेंगे। तो ये सारी डिस्क्रिशनरी स्पेस सर्विसेज के ऊपर खर्चा होगा। संजय भाई, आप और मैं जब सीए किए तो टोटल खर्चा कुछ 1000-2000 रुपए का होगा। आज अगर आपको हाँ। एमबीए बनना है तो कितना पैसा देना पड़ता है। तो एजुकेशन क्षेत्र में भी सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, हेल्थ केयर में भी वैसा है। तो ये सर्विसेज क्षेत्र की डिमांड और तेजी से बढ़ेगी और इसीलिए इस प्रकार के क्षेत्र में निवेश करना उचित बनता है। तो कोटक सर्विसेज फंड का एनएफओ जो चालू हो रहा है उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। और एक हमारा फंड है कोटक गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड। जब आप गोल्ड सिल्वर में अलोकेशन चेंज करते हैं तो टैक्स भरना पड़ेगा। मैं अपने फंड में ये कर सकता हूं, मुझे टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये टैक्स डिफरमेंट ही आपके लिए अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकता है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, सर्विसेज फंड। सर्विसेज सर्विस। फंड या गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड, ऐसे अनेक प्रकार के प्रोडक्ट हमारे वहां पे हैं जो आपकी यूनिक जरूरतों को मिल मिल सकते हैं। सर किसी का सवाल है कि ये टाइम के अंदर स्मॉल कैप से लार्ज कैप में स्विच करना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत सारी जगह पर तो स्मॉल कैप फंड ने नया पैसा लेना चालू किया है, बट आई थिंक योर व्यू कि अभी शुड समबडी रिमेन इन स्मॉल कैप को उसको स्मॉल कैप से लार्ज कैप में स्विच कर देना चाहिए, बिकॉज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस खराब रहा है लास्ट 2 साल का। मेरे हिसाब से फॉर्म इज परमानेंट, सॉरी, फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुनील गावस्कर, ये सब बड़े अच्छे धुरंधर खिलाड़ी थे, बट हर इनिंग में सेंचुरी नहीं मारते थे, कभी कभी जीरो में भी आउट हो जाते थे। तो जो अच्छे फंड मैनेजर है स्मॉल कैप के, उनका पिछला 1 2 3 साल खराब रहा होगा, बट इसीलिए तो उसमें निवेश करना चाहिए। अच्छा फंड मैनेजर है, 3 साल से अंडर परफॉर्म किया है, आने वाले 1 2 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दे ही देगा। बट अगर आप कोई ऐसे बुरे फंड मैनेजर के साथ कचरे स्मॉल कैप स्टॉक में पड़े हैं तो वहां से जरूर रिडीम कर दीजिए। अगर आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप का खराब है तो रिडीम करिए। अगर आपने दोनों संजय भाई की बातें मान के निवेश किया है तो स्मॉल कैप में चालू रहने दीजिए। उन्होंने अच्छे स्मॉल कैप फंड मैनेजर ही ढूंढ के आपको दिए होंगे। तो दूसरा बिकॉज आई थिंक दी लास्ट 1 साल के अंदर इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट आपका 1.25% नीचे आया हुआ है, बट 10 ईयर जिसे हैज नॉट मूव एट ऑल, तो मानी बॉन्ड में कहीं पे भी रैली नहीं आई हुई है। इज इट अ गुड टाइम टू मूव टू अ लॉन्ग ड्यूरेशन नाउ?
संजय भाई, विश्वास कम है। अच्छा। जैसा मैंने बताया, हमने फिस्कल प्रूडेंस का पाथ जरूर इख्तियार किया, लेकिन जो ग्रॉस बोरोइंग प्रोग्राम है वह 17,20,000 करोड़ हो गई। उसमें स्टेट ग्रॉस बोरोइंग प्रोग्राम ऐड करो तो 30 लाख करोड़ का बोरोइंग है। या। अब उतना मार्केट में एपेटाइट नहीं है। अगर सरकार ने स्विच कर दिया हो तो आरबीआई के साथ 1,32,000 करोड़, तो 17 लाख की जगह 15.5 लाख का बोरोइंग प्रोग्राम होता, तो लोगों का मूड बदलता। फंडामेंटल नहीं बदलते, बट मूड बदल जाता। जब तक आरबीआई और फिनमिन डेट निवेशकों का मूड बदलने का प्रयत्न नहीं करेगी, तब तक ब्याज के दरों में बड़ी कटौती आना मुश्किल है। तो मैं ये कहूंगा संजय भाई कि इस वक्त लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो चलने दीजिए। एक अपॉर्चुनिटी है वहां पे, शायद थोड़ा करेक्शन आए, यील्ड में भाव बढ़े, बट नया पैसा उस रिस्क में मत लगाइए। आप उसे शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड हो या मीडियम टर्म बॉन्ड फंड हो उसमें लगा दीजिए, जहां पे आपको कैरी आती रहे। श्योर श्योर। Baki sir, I think somebody is asking about a good time for PMS AIF looking at 2047 prospects. तो आई थिंक दो जो भी 2047 की बात सोच के अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। आई थिंक पीएमएस एआईएफ हो या कोई भी सुबह प्रोडक्ट हो। शीघ्र पीएमएस करिए, एआईएफ करिए, म्यूचुअल फंड करिए, एसआईएफ करिए। आप अगर इतनी लंबी इनिंग खेलने वाले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा व्हीकल आप यूज कर रहे हैं। आप अपने आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे अगर गाड़ी में बैठे रहें। सही है सही है। संजय भाई, आपकी और सही संजय भाई। या नीलेश भाई, अभी बहुत लोग तो रुके थे साइड लाइंस पर कि भाई मार्केट चलेगा तब डालेंगे। अब आज का ये बढ़ने के बाद वापस रुक रहे कि वापस गिरेगा तब डालेंगे। तो क्या मतलब, ऐसे जो क्लाइंट ऐसे सोचते हैं उनको क्या बताएंगे आप? सो यही बताएंगे कि भाई, हमें क्या पता मार्केट कब चलेगा। और कल और आज में तकरीबन आपका 6 महीने का रिटर्न तो निकल गया। मार्केट में पैसा तब बनेगा जब आप बैठे रहेंगे। ये छलांग मारेंगे यहां से वहां, वहां से यहां, तो पैसा नहीं बनेगा। और इसीलिए आप अपना असेट एलोकेशन फॉलो करिए। अब आज मार्केट भागा है, कल भी भागा था, तो शायद कल नहीं भागेगा, बट ये सब टाइम करना बहुत मुश्किल है। असेट एलोकेशन फॉलो करके लंबी अवधि के लिए निवेश कर दीजिए। राइजिंग टाइड है भारत, अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुल मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए कि एसआईएफ में, तो सर थोड़ा सा डिफरेंस दोनों का आप समझा सकते हो कि भाई ऑब्जेक्टिवली कहां पर एसआईएफ पोजीशन हो रहा है और कहां पर लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड पोजीशन हो रहा है। सो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, Good एक मिनट, afternoon, Kottakites. Requesting all employees. यस सर। अपना जो म्यूचुअल फंड है वह मार्केट ओरिएंटेड है। इक्विटी फंड है तो निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, मिड कैप फंड है तो मिड कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स ऊपर, फंड ऊपर, इंडेक्स नीचे, फंड नीचे। एसआईएफ है वो एब्सोल्यूट रिटर्न ओरिएंटेड फंड है। वह थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, थोड़ा लॉन्ग, थोड़ा शॉर्ट, अलग अलग प्रकार के पोर्टफोलियो से कोशिश ये करेंगे कि मार्केट नीचे जाए तब भी कुछ रिटर्न दे पाए, मार्केट ऊपर जाए तब भी कुछ रिटर्न दे पाए। वहां पे वॉलेटिलिटी कम होगी, कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। इक्विटी फंड में आपके पास वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, बट रिटर्न अच्छे आने की उम्मीद है अगर आप पूरी वॉलेटिलिटी को बेयर कर पाए। तो ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है। एक वीरेंद्र सहवाग जैसा है, बॉल आएगा, बल्ला घुमाएंगे, रन बनेंगे, विकेट भी गिर सकती है। दूसरा चेतेश्वर पुजारा की तरह है,
धीरे 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 करके सामने वाले को इतना थका देंगे कि अपने आप रन बनेंगे। दूसरा किसी का सवाल था कि एसटीडी का चेंज की वजह से आर्बिट्रेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक मैं समझता हूँ जहां जहां पर भी डेरिवेटिव का एक्सपोजर होगा वहां पर कुछ छोटा सा इम्पैक्ट है। सर आपका व्यू। सो संजय भाई, 3 पैसे से फ्यूचर्स में कॉस्ट बढ़ी है, तो 12 × 3 36 पैसा होता है। हाँ। अब मैं सारी की सारी चीजें खुद तो बेयर करने वाला नहीं हूं। आधी कीमत तो मैं सामने वाले बोरोवर के सर पे चढ़ा के रखूंगा। तो कुल मिला के 15 से 20 पैसों की इम्पैक्ट आएगी। आर्बिट्राज फंड का रिटर्न 5.5 6% के आसपास आता है, उसमें 15 पैसा 20 पैसा कम हो सकता है। बाकी की जैसे आई थिंक बहुत सारा से एसआईएफ में भी डेरिवेटिव आता है, हाइब्रिड फंड में भी, जहां 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 पे भी डेरिवेटिव का एक्सपोज आएगा उसी रेशियो के मुताबिक छोटा मोटा इम्पैक्ट यस, आएगा। यस। अगर 30% डेरिवेटिव है तो 2 पैसे का, 100% है तो या 10-12 पैसे का, ऐसा। यस, यस। क्या संजय भाई? I think Gaurav, if you have any questions, you can. No, I think that all questions are set. और कोई क्वेश्चन है कोई बाकी अंदर? किसी क्लाइंट के क्वेश्चन को हमने एड्रेस ना किया, ऐसा कुछ? एक जयेश भाई ने सवाल पूछा है कि मैं तो शांत आदमी हूँ, एंगर मैनेजमेंट की बुक क्यों पढ़ रहा हूँ। तो एंगर मैनेजमेंट ये मेरी बुक मेरे लिए नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के एंगर मैनेजमेंट की बुक है, मेरे एंगर मैनेजमेंट की बुक। अच्छा, ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, या बढ़िया। आपको ये बुक देख के आपको पूछना जरूरी बनता था। एक एक डेफिनेट सवाल पर बनता है सर कि हाउ आर यू मेंटेनिंग दिस एंटायर एनर्जी इन यू, बिकॉज द वे यू रिमेन विजिबल अत्र तत्र सर्वत्र ऐसा है आपका, तो कैसे आप मैनेज कर पाते हैं सर? बस संजय भाई, आपकी तरह हमें अपना काम अच्छा लगता है, इसलिए दौड़ते रहते हैं। कल हम लोग एक सेमिनार में गए थे, क्लाइंट सेमिनार में। तकरीबन 70 75 साल की एक वृद्ध महिला थी। वो खाना खा रही थी और मैं गुजर रहा था करके। तो वो खड़ी हुई, धीरे धीरे मेरे पास आई, सर पे हाथ रख दिया और फिर चली गई। कुछ बातें एक्सचेंज नहीं हुई, बट इशारों इशारों में सारी चीजें समझ आ गई। ऐसी दुआएं मिलती है तो काम करने का जोश भी आ जाता है। ग्रेट ग्रेट सर, यू आर द इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ अस। आई थिंक और कुछ सवाल नहीं है सर। आई थिंक विल एक ट्राई एंड एड्रेस आल्सो। या नहीं, या 2 गौरव। क्वेश्चन चैट बॉक्स में है। हाँ सर। तो कैन वी सी अ सुपर रैली इन स्मॉल कैप फॉर नेक्स्ट 5 years? और सेकंड क्वेश्चन है, सर, डायरेक्ट इक्विटी और एमएफ फॉर द नेक्स्ट 10 years? सी, अगर आपके पास समझ है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो डायरेक्ट इक्विटी विल डू बेटर देन म्यूचुअल फंड। बट एक बात है कि एमेच्योर क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो बेहतर है कि प्रोफेशनल क्रिकेटर को आपकी जगह पे आगे कर दीजिए। स्मॉल कैप में सुपर रैली की डेफिनेशन क्या है? अगर आप मानते हैं कि स्मॉल कैप यहां से नेक्स्ट 5 सालों में 3 गुना हो जाए, तो वो मुश्किल लगता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट ये मुश्किल लगता है। पर अगर आप ये सोचे कि आने वाले 5 साल में स्मॉल कैप यहां से दुगना हो जाए या दुगने से थोड़ा ऊपर जाए, तो उसकी क्षमता जरूर है। स्मॉल कैप अभी डिप्रेस्ड है, और ईयूएफटी और यूएसएफटीए का ज्यादा बेनिफिट स्मॉल कैप को मिल सकता है। एक्वाकल्चर है, टेक्सटाइल्स है, केमिकल्स है, जेमिन ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इन सेक्टर्स में कई स्मॉल कैप कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, अगर वो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाए। Yes, I think, Sanjay sir, if there are no more questions, then we can, yeah. ओके, चलिए। थैंक यू संजय भाई, संजय थैंक यू भाई, सर, गौरव थैंक यू भाई। वेरी मच। थैंक यू, Thank you, थैंक यू। sir. Thank you very much. थैंक यू for your नरेश time. भाई। थैंक यू। Yeah, Gaurav, you just want to close? Yes. Summarize. If you want to Yeah, you summarize, I can. think, yeah, overall, I think मेरा मानना है कि it's a
ओवरऑल इट्स अ गुड बजट। हो सकता है प्राइमरी रिएक्शन लोगों का नेगेटिव होगा, बिकॉज हम लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि कैपिटल गेन कम होगा या तो इनकम टैक्स की लिमिट में कुछ कुछ चेंज होगा। उसकी बनिस्पत आई थिंक एसटीटी बढ़ गया, तो आई थिंक लोगों के एक्सपेक्टेशन से विरुद्ध में काम हुआ था। पर अदरवाइज हमारे कैपिटल मार्केट के रिलेटेड या इंडिविजुअल टैक्सेशन के रिलेटेड चेंजेस को अगर आप ना देखो तो उन्होंने उसको आई थिंक मेंटेन किया हुआ है। बट बजट के बाहर बहुत सारी चीजें, जैसे आई थिंक जीएसटी रेशनलाइजेशन, इंटरेस्ट रेट रेशनलाइजेशन, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने करी हुई थी। तो ये पर्टिकुलर बजट के अंदर आई थिंक स्टेटस को मेंटेन करना बहुत जरूरी था। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बजट, जहां पर दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दी कि भाई मुझे गुडी गुडी करके नहीं आना था। आई वांट टू जस्ट मेक श्योर कि आने वाले 2047 को अगर ध्यान में रख के चलते हैं तो आई थिंक इट्स लाइक टू बी अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बजट बनाया गया है। और बहुत सारी जगह पर आई थिंक न्यू एज इंडस्ट्रीज, जैसे आप रेयर अर्थ देखोगे, क्लाउड की बात देखोगे, डेटा सेंटर की बात देखोगे, आई थिंक बहुत सारी चीजें, ये जो अभी नीरज भाई बताया सेफ हार्बर की बात कर रहा हूं मैं, सो बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है। एज एन इन्वेस्टर वी नीड टू कीप इन माइंड कि बिकॉज ऑफ एसटीडी चेंज थोड़ा सा माइल्ड इंपैक्ट आएगा आर्बिट्रेज फंड के अंदर। नंबर 2 इज रिलेटेड टू एसजीबी। आई थिंक अगर किसी ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर इफ यू आर होल्डिंग इट, अगर आप ओरिजिनल बायर है तो प्लीज मेक श्योर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी बहुत सारे लोगों ने एड्रेस नहीं की है कि पहले आप लोग जो डिविडेंड इनकम हमारी आती थी कहीं से भी, डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ इनकम और म्यूचुअल फंड की इनकम के सामने आपको अप टू 20% ऑफ योर ग्रॉस इनकम आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में खर्चा बाद मिलता था, अगर आपकी लीवरेज पोजीशन होती थी तो। इन द न्यू बजट दे हैव रिमूव्ड द प्रोविजन। दे आर सेइंग कि डिविडेंड एंड द म्यूचुअल फंड बोथ आर पैसिव इनकम, उसके सामने कोई भी खर्चा आपको बाद नहीं मिलेगा। तो जो लोग लीवरेज करके, आई एम श्योर हमारे किसी इन्वेस्टर को मैंने बोरो करके म्यूचुअल फंड में डालते हुए नहीं देखा हुआ है, बट जो लोगों ने बोरो करके पैसा डालते थे म्यूचुअल फंड के अंदर, उसकी जो म्यूचुअल फंड की इनकम थी उसके सामने इंटरेस्ट का खर्चा बाद नहीं मिलेगा। सो दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आई थिंक ओवरऑल मैं समझता हूँ कि वी हैव बीन गोइंग थ्रू अ रेंज बाउंड फेज। ये एक फिलिप है, एक आई थिंक इग्नाइट किया हुआ है ये जो इंडिया यूएस डील है उसको। बट आई थिंक फाइनली जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी मार्केट हो सकता है शायद थम भी जाए। बट ओवरऑल मेरा मानना है कि वी आर नाउ प्रॉब्लम, हो सकता है आने लास्ट 12-18 महीने का जो एक रेंज बाउंड पीरियड था वो खत्म होने को आया हुआ है। ओवरऑल गोइंग फॉर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड आई थिंक वी आर वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन दी स्मॉल एंड मिड कैप। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, बट जहां पर भी है वहां पर आई थिंक स्टेटस को मेंटेन करिए। इट्स नॉट एसेंशियल के बिकॉज लास्ट 1.5-2 साल के अंदर स्मॉल कैप ने और मिड कैप ने कमा के नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको सडनली पूरे पोर्टफोलियो को स्विच कर दो जहां पर भी ये बने रही है। एंड आई थिंक वी आर ऑफ द व्यू के ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा अगर स्मॉल कैप ऐड करना भी चाहोगे तो कर सकते हो। एंड प्रॉब्ली एसआईएफ इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी अ वेरी गुड कैटेगरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये एसआईएफ को हम पोजीशन कर रहे हैं डेट और इक्विटी के बीच में, जहां पर अगर आपका, मैं समझता हूं कि हमारे जो भी क्लाइंट है वो सारे क्लाइंटों का एक्सपोजर मोटा मोटी इक्विटी में ही है, और इक्विटी के सिवा का डेट का एक्सपोजर आई एम श्योर किसी और फॉर्म के अंदर आपके पास होगा। तो अगर आपके पास डेट के अंदर किसी और फॉर्म में एक्सपोजर है तो वो आप डेफिनेटली एसआईएफ को देखना चालू करिए, बिकॉज एसआईएफ कहीं ना कहीं डेट और इक्विटी के बीच में फॉल होगा और आपको अच्छा टैक्स एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने की गुंजाइश है। दिस ओवरऑल आई समराइज फ्रॉम माय साइड। संजय भाई, गौरव, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। बस आई थिंक गवर्नमेंट ने जो एससीटी का बढ़ाया है वो यही था कि जो एफएनओ में चल रहा था वो उसको कब करने के लिए, और बिकॉज द डील वाज कमिंग उन्होंने हिम्मत करके कर दी। सो दैट वाज गुड थिंकिंग, नहीं तो अदरवाइज तो मार्केट उसको बहुत नेगेटिवली ले लेता था। पर आई थिंक गवर्नमेंट हैड मूव्स वेल प्लान्ड। पर आई थिंक एसआईएफ और एसआईपी ये दो पर ध्यान दो आप, बस दूसरा तो मार्केट अपने हिसाब से जो करना है वो तो करेगा ही। ग्रेट, ये गौरव। ठीक है, आई थिंक थैंक्स एवरीवन फॉर joining and attending this call. Any closing remark by you, Gaurav? No, thank you very much joining all. And yesterday's event has confirmed that time in the market is more important than timing in the market. This is the only message which I would like to give. So thank you very much. Thanks for sparing time. Thanks, Sanjay bhai. Thank you Thanks, everybody. Sunil. Thank you.